हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित गुड एजुकेशन ऑफ गुडा गोरजी एक बार फिर हाजिर हूँ ऑनलाइन क्लास लेके। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्या, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। और उसके अंदर हमने कोशिका क्या होती है, कोशिका की परिभाषा पढ़ ली थी, कोशिका के प्रकार यानी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ लिया था। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी हमने प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने स्ट्रक्चर के बारे में भी पिछले वीडियो में बता दिया था कि कोशिका को यदि हम बाहर से अंदर की तरफ उनकी संरचनाओं को देखते हैं तो हमने बांटा था कितने, 3 भागों में। सबसे पहले कोशिकीय आवरण यानी कोशिका की स्टार्टिंग हम बात करते हैं कि कोई भी सेल है उसकी जो स्टार्टिंग होगी उसमें सबसे बाहर क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। अब वो आवरण कोशिका भित्ति के रूप में हो सकता है, वो आवरण कोशिका झिल्ली के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने बात की कि जब हम उस आवरण को पार करते हुए कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसमें एक क्या, गाढ़ा, लसलसा, पारदर्शी, स्वच्छ क्या भरा हुआ होता है, पदार्थ भरा रहता है, जिसे हमने क्या नाम दिया था, कोशिका द्रव्य, ठीक है, या साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हमने बात की थी कि इसमें भी क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये जो गाढ़ा लसलसा पदार्थ होता है इसके अंदर कोशिका में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनल्स या अंग क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। जैसे केंद्रक है, अंतःपदवी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिका है, ये सारी चीजें। उसके बाद हमने बात की थी कि साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, उनको झिल्ली के आधार पर अलग 3 भागों में बांट दिया था। बाइमेम्ब्रेनस जिन पर 2 ही झिल्ली पाई जाती है, यूनिमेम्ब्रेनस जिन पर 1 झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन लेस यानी झिल्ली रहित। अब हम बात कर रहे थे, उसके बाद तीसरा था हमारा कि कोशिका द्रव्य के बाद इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हमने केंद्रक नाम दिया था या ब्रेन ऑफ सेल्स होता है। और केंद्रक के अंदर तुम्हें पता है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र और केंद्रिका। अब हम बात कर लेते हैं कि इन यानी कोशिका सेल स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले यदि अपन बात करें और सबसे बाहर यदि कोई भी संरचना पाई जाती है तो डियर स्टूडेंट वो संरचना है क्या, इसको हम बात कर लेते हैं, ये संरचना है तुम्हारी क्या, सेल वॉल, या इसको हमने क्या नाम दिया, कोशिका भित्ति, ठीक है। अब सुनो, कोशिका भित्ति की बात देखो, तुम्हें एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बॉक्स जैसी, कैसे, मधुमक्खी का छत्ता देखा है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स होते हैं षटकोणीय, सेम वही स्ट्रक्चर। अब बात करो किसकी खोज की, हिस्ट्री सेल की। मैंने तुम्हें बताया था कि एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक, नाम आ चुका है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, मैंने बताया था कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइस में क्या देखे, छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान बॉक्स देखे और इन्हीं बॉक्स को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल्यूली नाम, क्या दिया उन्होंने, सेल्यूली नाम दिया। दिख रहा है। अब देखो इसका मतलब उनको क्या दिखाई दे रहा था, देखो उनको इसके अंदर क्या है या वो संरचनाएं नहीं दिखी, उसको केवल क्या दिख रही, इनकी दीवार दिखाई दे रही थी या भित्ति दिखाई दे रही थी। उस भित्ति के बेसिस पर ही तो उन्होंने बताया कि साहब इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो कॉर्क की स्लाइस थी वो छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से क्या थी, बनी हुई थी, या उसमें क्या पाया जाता है, खाली स्थान। तो उन्होंने तो ये खाली स्थान, इसका मतलब बात में क्या बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका भित्ति दिखाई दी थी रॉबर्ट हुक को, क्या दिखाई दे रहा था, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी बेटा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये कोशिका की सबसे बाह्य संरचना है जिसको हमने कोशिका भित्ति। इसका मतलब कोशिका भित्ति की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, रियल में रॉबर्ट हुक थे। पहली बात हो गई।
अब देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की, और कोशिका भित्ति की अगर तुमसे डेफिनेशन परिभाषा पूछ ली जाए, मैं कहूँ साहब कोशिका भित्ति की परिभाषा बताइए, तो तुम क्या बताओगे कि कोशिका के ऊपर पाया जाने वाला एक मोटा दृढ़, ठीक है ना, और कैसा मृत जो आवरण होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, या अपन कह सकते हैं कि कोशिका के ऊपर पाई जाने वाली दृढ़ मोटी, ठीक है ना, और क्या निर्जीव परत को हम क्या कह देते हैं, कोशिका भित्ति। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटा बात आती है कोशिका भित्ति, ये तो पता चल गया रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। अब कोशिका भित्ति की संरचना की बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तुम बात करोगे, मैंने डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम पर तुम पूरा ध्यान दोगे। तो देखो सुनो, मैंने डायग्राम में कितनी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 परतें बना रखी हैं। अब याद रखना, जिनमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये लगभग कोशिकाओं पर पाई जाती है, लेकिन ये जो चौथे नंबर की भित्ति है ना, ये जरूरी नहीं होती कि सभी प्लांट सेल्स पर पाई जाए। इट मीन्स क्या कहोगे तुम, इसका मतलब ये है कि साहब कोशिका भित्ति है वो मुख्य रूप से कितनी, पहली, दूसरी, तीसरी, यानी 3 भित्तियों से मिलकर बनी होती है। तो अब देखो अपन ये कैसे होते हैं, कैसे अरेंज होती हैं, किन किन से बनी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा जी मध्य पटलिका। कोई भी कोशिका भित्ति या कोई भी कोशिका है, एग्जाम्पल के लिए ये कोशिका थी, ठीक है, ये कोशिकाएं देखो। अब इन कोशिकाओं की सबसे बाहर वाली जो परत है भाई, अब मैंने बताया कि ये पूरी लेयर क्या है, कोशिका भित्ति है, लेकिन इस पूरी लेयर में भी देखो मैंने अलग अलग कलर से शो कर रखा है, कितनी परत पाई जा रही है, मैंने इसमें 4 परत शो की हैं, जिनमें सबसे बाहर ब्लैक कलर से जो रिप्रेजेंट है बेटा, इसको हम मध्य पटलिका करते हैं, पहली बात। अब निर्माण की बात करें तो बेटा ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जब कैल्शियम मैग्नीशियम के पैक्टेट द्वारा निर्मित होती है तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ी कैसी होंगी, हार्ड होगी। कैसी होगी ये परत, कठोर होगी, सबसे बाहर की तरफ होती है, ठीक है। दूसरी बात पता है इसका निर्माण, अब मैं बाई चांस प्रश्न पूछता हूं कि कोशिका विभाजन के समय सबसे पहले बनने वाली कोशिका भित्ति की परत कौन सी है, तो बेटा याद रखना कि जब कोशिका विभाजन, माना ये एक कोशिका थी और इसका विभाजन हुआ, तो जब इसका विभाजन हो रहा था तो मान लो ये कोशिका भित्ति है तुम्हारी, ठीक है, 4 परतों से बनी हुई। तो इस कोशिका भित्ति में सबसे पहले बनने वाली जो परत होगी वो कौन सी होगी, मध्य। भाई ये बाहर से अंदर की तरफ बनेंगी, तो सबसे पहले बनने वाली जो परत होगी वो कौन सी होगी, सबसे बाह्य परत कौन सी है, मध्य पटलिका। 2 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहली बात, मध्य पटलिका बनी किसकी होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट द्वारा निर्मित होती है, पहला क्वेश्चन यह, ठीक है ना। दूसरा, सब ये कब बनती है, तो कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले बनने वाली यदि कोई परत होती है तो वो कौन सी होती है, कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका परत होती है, जो सबसे बाह्य परत होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब बेटा अपन बात करेंगे इसके किसकी, कार्य की। कार्य क्या होता है, फंक्शन। तो देखो सुनो, मैं बताता हूं, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं, अटैच है। इट मीन्स जब एक कोशिका दूसरी कोशिका से अटैच है, एग्जाम्पल के लिए ये एक सेल है, इस सेल में मेरी जो ये स्किन है इसको हम क्या मान लेते हैं, मध्य पटलिका। काम क्या मानोगे, मध्य पटलिका। इधर ये दूसरी सेल है, इसको भी, इसकी स्किन को भी क्या मानोगे, मध्य पटलिका। अब इन दोनों सेल को आपस में जोड़ो, तो इसका मतलब इन सेल को आपस में जोड़ने का काम, भाई सबसे बाहर कौन सी परत है, मेरी त्वचा ही तो है, त्वचा को मैंने क्या माना, मध्य पटलिका। इसका मतलब इन दोनों हाथों या दोनों सेलों को आपस में कनेक्ट करने वाली सबसे बाह्य परत कौन सी, मध्य पटलिका। तो बेटा ध्यान रखना, अगर हम बात करें कार्य की, तो इसका कार्य पहला क्या होता है कि 2 आसन, आसन्न का मतलब जानते हो, समीप निर्मित, ठीक है। तो 2 आसन्न कोशिकाओं को आपस में
जोड़े रखना। बेटा किसका काम होता है? मध्य पटलिका का। अब एक बात और मेरी बात सुनना, तुमने कभी फल देखा है? एकदम सॉफ्ट फल देख लो, केला होता है, केला क्या होगा? कच्चा। इसका मतलब जब केला कच्चा होता है तो कितना हार्ड होता है। कैरी देखिए, कैरी जब वो छोटी सी होती है तो कितनी हार्ड होती है, जैसे जैसे बड़ी होती जाती है वो कैसी होती जाती है? सॉफ्ट होती चली जाती है। कोई भी फल देख लो, पपीता देख लो, छोटा सा होता है, बहुत हार्ड होता है। अमरूद देख लो, छोटा होता है बहुत, इट मीन्स कच्चे फल। तो बेटा याद रखना, जो कच्चे फल होते हैं ना, उन कच्चे फलों में मध्य पटलिका होती है, वो कंप्लीट डेवलप होती है, विकसित होती है। लेकिन जैसे ही फल क्या होता है? परिपक्व। फल क्या होगा? परिपक्व। परिपक्व होने पर मध्य पटलिका क्या होने लग जाती है? घुलने लग जाती है। ठीक है, इसका मतलब कच्चा फल जब परिपक्व हो जाता है या पक जाता है तो पका हुआ फल कोमल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। बेटा रीजन क्या था कि मध्य पटलिका उसमें क्या हो जाती है? डिजॉल्व हो जाती है, अपघटित हो जाती है, घुलने लग जाती है। और मध्य पटलिका के घुलने की वजह से ही फल परिपक्व होने के बाद या पकने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। समझ गए? ये तो हो गई तुम्हारी क्या? सबसे बाहर की परत। बेटा जी अब अंदर चलोगे, ब्लैक के बाद मैंने रेड कलर से शो कर रखी है एक परत। ठीक है, इसको हम देते हैं क्या नाम? प्राथमिक भित्ति। क्या नाम दिया इसको? प्राथमिक भित्ति। अब देखो सुनो, पहली बात कि प्राथमिक भित्ति है, ये क्या होती है? देखो याद रखना, मध्य पटलिका के अंदर की ओर स्थित। ठीक है, तो मध्य पटलिका ये रही ब्लैक लेयर, इसके जस्ट नीचे। दूसरी बात, ये मध्य पटलिका के अंदर स्थित होती है। दूसरी कैसी होती है? ये कोमल होगी बेटा। कैसी होगी? ये लचीली होगी। और कैसी होती है? पतली परत होती है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें क्या होते हैं कि दृढ़ तंतु का जाल फैला रहता है। और ये कैसी होती है? जेलीनुमा। कैसी परत होती है? देखो मैंने इसलिए जालनुमा संरचना बनाई है रेड कलर में। देखो इसमें क्या होता है, जो तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं ना, वो क्या हो गए? एक तरह से बिखरे हुए फैले रहते हैं और वो आपस में अटैच होते हुए क्या होता है? जैसे मान लो ये तंतु इस तरह से पड़े हैं, कुछ इस तरह से पड़े हैं, इसका मतलब ये कैसी जालनुमा स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी? सेम वही जालनुमा स्ट्रक्चर इसमें क्या हो जाती है? बन जाती है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा, ये जेलीनुमा परत होती है। इसका निर्माण किससे होता है? देखो अगला आंसर, निर्माण। तो बेटा याद रखना, इसका निर्माण होता है सेल्यूलोज, इसका निर्माण होता है हेमीसेल्यूलोज, और इसका निर्माण होता है बेटा किसकी वजह से? पैक्टिन। और यही रीजन होता है कि इसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन पाए जाते हैं। और इनकी वजह से ये कैसी होती है? लचीली होती है, कोमल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब तुम्हें पता है ये लचीली होती है। अब लचीली होती है तो बेटा ये क्या कर सकती है? फैल सकती है। भाई रबर है, छोटी होती है, उसको हम पकड़ के क्या करते हैं? फैलाते हैं, तो उसका साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। तो बेटा याद रखना, तो इसका कार्य क्या होगा? मेनली ये वृद्धि और किसमें? विस्तारण में सहायक होती है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? कार्य। अच्छा एक बात और याद रखना कि जब कोई भी सेल या फल परिपक्व होते हैं तो परिपक्वन के दौरान ये भी क्या होती है? इसकी मोटाई क्या होने लगती है? कम होने लगती है, मोटाई घटने लग जाती है। यानी इसका मतलब जब फल क्या होता है? कच्चा होता है, तो उस टाइम पर ये भी थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन जैसे ही वो परिपक्व होने लगता है इसकी मोटाई धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो देखो मध्य पटलिका के अंदर स्थित कोमल लचीली पतली परत क्या है? प्राथमिक भित्ति। दृढ़ तंतुओं के जालनुमा संरचना इसमें होती है, या ये जाल के रूप में फैले रहते हैं। जेलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, निर्माण होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन द्वारा। कार्य इसका वृद्धि एवं विस्तारण में। इसका मतलब जो फल वगैरह हैं बढ़ते हैं, उनकी साइज बढ़ती है। तुमने देखा होगा कच्चा फल छोटा होता है, जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो उस टाइम पर ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, फैल जाती है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखो इसके जस्ट नीचे थर्ड परत देखो, अपनी द्वितीयक भित्ति। बेटा द्वितीयक भित्ति क्या होती है? देखो ये प्राथमिक भित्ति
कि कहाँ पाई जाती है, अंदर स्थित होती है। तो देखो ये रेड कलर की तुम्हारी क्या थी, प्राथमिक भित्ति, ब्लैक कलर की क्या थी, मध्य पटल का, इनके जस्ट नीचे नीले कलर में बना रखी है मैंने। ये जो ब्लू कलर में दिख रही है ये तुम्हारी क्या है, द्वितीयक भित्ति। समझ गए? अच्छा, अंदर स्थित होती है। दूसरी बात, ये कैसी होती है, सर्वाधिक, यानी इन अन्य परतों की तुलना में मोटी होगी, दृढ़ होती है, या अपन कह सकते हैं मजबूत एवं कठोर परत होती है एक तरह से ये। समझ गए? अच्छा, रीजन क्या होता है, देखो इसका भाई, इसका निर्माण इस तरह के पदार्थों से होता है कि ये कठोर हो जाती है। कैसे, देखो सुनो। मुख्य रूप से निर्माण की बात करें तो ये भी किससे बनी होगी, हेमीसेल्यूलोज, और क्या पाया जाता है इसमें, पेक्टिन। ठीक है, लेकिन हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन से बनी होती ना, तो ये कैसी होनी चाहिए थी, कोमल होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन कैसे होते हैं, कम मात्रा में होता है बेटा जी। समझ गए? अब इसमें क्या होता है, लिग्निन, और क्या पाया जाता है, सुबेरिन। बेटा याद रखना, लिग्निन और सुबेरिन। तो अगर किसी कोशिका में लिग्निफिकेशन हो जाता है, सुबेराइजेशन हो जाता है ना, यानी लिग्निन या सुबेरिन का जमाव हो जाता है ना किसी सेल में, तो वो सेल ऑटोमेटिकली कठोर हो जाती है, क्योंकि ये पदार्थ क्या होते हैं, उसमें कठोरता पैदा करते हैं। तो पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज कम होते हैं, लेकिन लिग्निन और सुबेरिन क्या होते हैं, ज़्यादा। यही रीजन होती है कि ये परत, देखो मैंने यहाँ भी मोटी बनाई है, ठीक है, ब्लू कलर की। दूसरी बात, इसका हार्ड होने का दूसरा, मैंने देखो इसमें पॉइंट रीजन क्या होता है, देखो इसमें अनेक पदार्थ क्या होते हैं, फैले रहते हैं या घुले रहते हैं। ठीक है, जैसे अकार्बनिक लवण है, गोंद है, टेनिन है, रेजिन है। तुमने देखा होगा बहुत सी कोशिकाओं से गोंद स्रावित होता है, तो वो गोंद है या गोंद के निर्माण करने वाला मटेरियल है, वो कोशिका भित्ति की कौन सी परत में, द्वितीयक भित्ति में। इसका मतलब इसमें कुछ अकार्बनिक लवण भी उपस्थित होते हैं, इस भित्ति में गोंद भी उपस्थित होती है, इसमें टेनिन, रेजिन आदि पदार्थ भी क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। यही रीजन होता है कि ये परत सबसे मोटी और दृढ़ होती है। बेटा कार्य की बात करें तो तुम्हें पता है कि कोशिका को, या कोशिका है ना, अब कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति है, तो एक तो इस भित्ति के द्वारा कोशिका को एक शेप दी जाती है, हार्डनेस दी जाती है, कठोरता प्रदान की जाती है। इसका मतलब कोशिका को क्या प्रदान करना, मजबूती, और कोशिका को क्या प्रदान करना, कठोरता। ये किसका काम होता है, द्वितीयक भित्ति का काम होता है। अब देखो एक क्वेश्चन में नोट लगा के लिख देता हूँ बेटा, याद रखना हमारे प्लांट्स जो होते हैं ना, उनमें कुछ मेरिस्टेमी उत्तक होते हैं, और मेरिस्टेमी उत्तक या जिनको हिंदी में बोलते हैं विभजोत्तक, और विभजोत्तक तुमने कभी कोई प्लांट्स देखा हो तो बेटा प्लांट्स की प्ररो की ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, यहाँ विभजोत्तक होते हैं, और इसमें हमेशा कोशिका विभाजन करती रहती हैं, और ये एकदम सॉफ्ट होती है। कोई भी प्लांट देख लेना, उसकी सीड्स प्रो एकदम क्या होती है, सॉफ्ट होती है। इनमें क्या नहीं पाई जाती, द्वितीयक भित्ति। याद रखना, तो मेरिस्टेमी उत्तकों की सेल्स में द्वितीयक भित्ति एब्सेंट होती है। यही रीजन होते हैं कि मेरिस्टेमी जो सेल्स होती हैं वो सेल्स सॉफ्ट होती हैं। तो कोई भी प्लांट देख लेना, उसकी प्ररो देखना सॉफ्ट होती है, और उसमें नई पत्तियां निकलती हैं। समझ गए? अब आ जाओ लास्ट एंड फाइनल, तृतीयक भित्ति। बेटा ये हर उसमें नहीं पाई जाती, किसमें, प्लांट सेल्स में। ये मेनली किन में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म। किन में पाई जाती है ये, मेनली जिम्नोस्पर्म। अब तुम कहोगे सर ये क्या होता है बेटा, अनावृत बीजी। अब तुम कहोगे सर अनावृत बीजी क्या होता है, तो बेटा याद रखना अनावृत का मतलब होता है ऐसे पादप जिनके बीजों पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता, उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। ठीक, दूसरी बात, ये मेनली जिम्नो और जिम्नोस्पर्म में या अनावृत बीजी पादपों की भी सभी सेल्स में नहीं पाई जाएगी, केवल इनकी क्या होती हैं, कुछ वाहिनिका या वाहिका। तुम्हें पता है उनके क्या होते हैं सर, वाहिनिका। ये
हाँ, तो ये क्या होगा, मेनली जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी की किन पर, वाहिनिका। अब तुम कहोगे सर वाहिनिका कहाँ पाई जाती है, बेटा याद रखना हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें संवहन पूल पाया जाता है। संवहन पूल किससे बना होता है, जाइलम और फ्लोएम उत्तकों से। जाइलम के द्वारा पादपों में जल है वो ऊपर तक पहुंचाया जाता है, फ्लोएम के द्वारा पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो फूड बनता है उसको नीचे तक। इसका मतलब ये लाने ले जाने का काम करते हैं विभिन्न पदार्थों को। तो जो जाइलम वगैरह होते हैं उनमें जो वाहिनिकाएं होती हैं उन वाहिनिकाओं में क्या पाया जाता है, तृतीयक भित्ति पाई जाती है। वाहिनिकाओं की सेल्स में तृतीयक, अन्य जो भी पौधे होते हैं अपने जितने भी आवृतबीजी उनमें ये नहीं पाई जाती। तो मेनली कौन कौन सी, अच्छा दूसरी बात, ये किसके द्वारा बनी होती है, ये मेनली जाइलोन द्वारा क्या होगी, निर्मित होती है। ठीक है, और एकदम पतली परत, देखो इसलिए मैंने सबसे पतली बनाया, इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है बेटा। तो ये क्या है, हमारे आवृतबीजी पादपों में मेनली नहीं पाई जाती, कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें ही पाई जाती है। किसके द्वारा बनी होती है, ये जाइलोन या हेमीसेलुलोज। ठीक है ना, ये किसके द्वारा बनी होगी, जाइलोन या हेमीसेलुलोज द्वारा निर्मित होती है। इस तरह से हमारी ये पूरी दीवार, अब तुम समझ तो गए ना, इन भित्तियों का मतलब क्या होता है, सब तुम्हारे रूम की दीवार है, उसमें क्या होगा, ईंट होंगी, ईंट के इधर साइड प्लास्टर होगा, इधर साइड प्लास्टर होगा। इसका मतलब 3 परतों से मिलकर ही तो एक दीवार बनी। तो इसको तुम कोशिका की सबसे बाहर वाली दीवार मान सकते हो। इसमें इधर प्लास्टर हो रहा है मध्य पटलिका द्वारा, इसमें बीच में प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति के रूप में ईंट पाई जा रही है, या अपन कह सकते हैं प्राथमिक भित्ति को ईंट मानो, तो इधर अंदर की तरफ भी इसमें प्लास्टर हो रहा है जो क्या मान सकते हो, द्वितीयक भित्ति, और सबसे वो है तृतीयक भित्ति। इस तरह से हमारी कोशिका भित्ति का निर्माण इन 3 परतों के द्वारा मिलकर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेल वॉल के बारे में बात कर ली, और मेनली अपन एनसीईआरटी के बेसिस पर देखें तो इनमें से इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं जो मैंने सारा कुछ यहाँ लिखा है। ठीक है, चलो अब अगला वीडियो नेक्स्ट, उसमें हम कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।